आज हम लोग पढ़ने वाले 10th का ग्रेविटेशन चैप्टर। ग्रेविटेशन चैप्टर है, हम लोग ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जरा आप लोग इसे टाइम टू टाइम देख लीजिएगा। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ फोर्स? व्हाट इज इफेक्ट ऑफ फोर्स? तो आपके फोर्स की वजह से क्या इफेक्ट होता है? सबसे पहले इफेक्ट ये होता है, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करना, यानी चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट, चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी रेस्ट में है तो उसकी रेस्ट को चेंज करना, चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। अब देखिए वो रेस्ट में है तो उसे मोशन में कर दिए, लेकिन अभी देखिए मोशन है उसका 2 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, उसे फोर्स लगाए तो कितने में जाने लगा? मान लो फोर्स लगा दिए यहां से, वो 3 मीटर पर सेकेंड, यानी उसकी मोशन में चेंज हुआ। तो चेंज मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट चेंज मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसके बाद आप अगर देखोगे तो अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर यहां से आप लोग फोर्स लगा देते इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, अगर आप मान लो कहीं और से फोर्स लगा दिए, मान लीजिए जहां पे ऑब्जेक्ट था इस डायरेक्शन में जा रहा था और मोशन में भी था, इस डायरेक्शन में जा रहा था, मोशन में भी था 3 मीटर पर सेकंड। अगर आपने यहां से फोर्स लगा दिया, इसका यहां पे जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड हो गया, उसके साथ इसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं चेंज बोथ डायरेक्शन एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर आप लोग दबा दिए तो मे भी उसका शेप और साइज चेंज हो सकता है, तो उसके लिए भी आप लोग क्या लगाओगे? फोर्स ही लगाओगे। तो चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या है आप लोग का इफेक्ट ऑफ फोर्स है। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या क्या है देखिए आप लोग, चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, change the motion of an object, change the direction of an object, change both direction and the motion, change the shape and size of an object। तो ये क्या है आप लोग का इफेक्ट ऑफ फोर्स है। आप लोग लिख लीजिए इसे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप लोग कौन से फोर्स से फैमिलियर हो। सबसे पहली फोर्स अगर आप लोग देखते हो, बहुत सारे फोर्स आप लोग फैमिलियर हो, तो यानी हम लोग यहां पे देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, 2 तरह के टाइप्स ऑफ फोर्स होते हैं, यानी एक कांटेक्ट फोर्स होता है और एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। अभी देखिए कांटेक्ट फोर्स, जो दो सरफेस के इंटरफेस यानी दो ऑब्जेक्ट के इंटरफेस की वजह से जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। यानी बिना टच हुए वो फोर्स ना काम करे उसे हम लोग कांटेक्ट फोर्स, और जो बिना टच किए जो फोर्स काम करता है उसे हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। अब देखो कांटेक्ट फोर्स में एक आप लोग को एग्जांपल दे देता हूं, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लिया हमारा हाथ है, ये दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रब कर रहे हैं। तो देखिए एक बार रब कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों हाथ एक दूसरे को रोक रहे हैं, कि जो इसका सरफेस और इसका सरफेस, ये दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, सरफेस के बीच में एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। अब देखिए हमारा स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स है, तो हमारा स्प्रिंग फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है। नेक्स्ट अब हमारा क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स पे चलते हैं। अब हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स पे, तो सबसे पहला हमारा देखिए इलेक्ट्रो स्टैटिक, नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर,
फिर आप लोग का ग्रेविटेशन, ये सब आपकी जो फोर्स है नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी जो इलेक्ट्रॉन रुकने की वजह से, यानी इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है उसकी वजह से जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन रुकने की वजह से जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है या तो रिपल्जन हो रहा है। तो अगर सेम चार्ज है तो रिपल्जन, डिफरेंट चार्ज है तो अट्रैक्शन, उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन मोशन में जा रहा है तो उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट न्यूक्लियर फोर्स, फिर उसके बाद हमारा क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स आप लोग एटम के बीच में देखे होंगे, तो आपका न्यूक्लियर फोर्स। अब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आप लोगों को पूछा जाए तो कौन सा फोर्स आप लोग फैमिलियर हो, तो इसमें से कोई भी 2-3 फोर्स का नाम उठा के रख दोगे आप लोग। नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट यू नो अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप लोग क्या जानते हो? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ये होता है, सबसे पहली बात इट इज यूनिवर्सल फोर्स। यूनिवर्सल फोर्स, यूनिवर्सल फोर्स हो गया। दूसरी बात, ये जो फोर्स है, द फोर्स between two object, between two object, the force between two object depend on their mass and separation between them, is called gravitational force। उस फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, यानी ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है और जितनी दूरी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और ये दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है, जो इधर से भी जितना फोर्स लग रहा है उधर से भी उतना ही फोर्स लगेगा। तो एक फोर्स होता है जिस फोर्स में म्यूचुअल अट्रैक्शन, यानी ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसे अट्रैक्ट कर रहा है, तो म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, between two object due to gravitational force is called gravitation। हम लोग ग्रेविटेशन किसे बोलते हैं? देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स, वो पहली बात तो यूनिवर्सल फोर्स है। नेक्स्ट, द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन देयर मासेस एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड अ ग्रेविटेशनल फोर्स। और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से म्यूचुअल अट्रैक्शन क्रिएट होता है, उस म्यूचुअल अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। राइट कर लीजिए इसे। अब ग्रेविटेशनल की डिस्कवरी की कुछ हिस्ट्री के ऊपर चले जाते हैं। तो ग्रेविटेशनल की डिस्कवरी सबसे पहले आर्यभट्ट ने की थी 5th सेंचुरी में, जिन्होंने बताया था कि जो हमारा पृथ्वी है उसके आजू बाजू सूरज नहीं बल्कि सूरज के आजू बाजू हमारा पृथ्वी घूमता है। तो आर्यभट्ट ने बताया था, और दूसरे भी प्लैनेटरी मोशन के बारे में बताया था 5th सेंचुरी में। ये हमारे आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट की बात आते हैं टाइको ब्राहे और आपके आते हैं केपलर, जॉनसन केपलर, इन्होंने भी प्लैनेटरी मोशन के बारे में बताया था। फिर उसके बाद आते हैं एरिस्टोटल जो रहते हैं हमें एक गलत आइडिया बोलते हैं। उन्होंने क्या बोला था कि अगर जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो फास्ट गिरेगा और जो लाइट ऑब्जेक्ट है वो स्लो गिरेगा। ये रॉन्ग था, यानी हैवी ऑब्जेक्ट फास्ट, लाइट ऑब्जेक्ट स्लो।
तो हैवी ऑब्जेक्ट फास्ट, लाइट ऑब्जेक्ट स्लो। तो उन्होंने उनको रॉन्ग करने वाले कौन थे? गैलीलियो। गैलीलियो ने आके हमें ये बताया कि जो हैवी ऑब्जेक्ट है और लाइट ऑब्जेक्ट है दोनों एक साथ ही नीचे गिरेंगे, दोनों अलग अलग समय नहीं गिरेंगे। अगर एक साथ गिराया जा रहा है तो हम लोग एक ही समय पे नीचे पहुंचेंगे। गैलीलियो के बाद आते हैं हमारे न्यूटन। जो न्यूटन थे उन्होंने ग्रेविटेशनल लॉ दिया और जो भी लॉ पुराने तो उन्हें फॉर्मुलेट करके यानी उन्हें नए तरीके से लाया गया, उन्हें नए तरीके से प्रेजेंट किया। तो न्यूटन ने ये सब चीजें कैसे किया वो सब चीजें अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो मान लीजिए पेड़ है, पेड़, इस पेड़ के नीचे न्यूटन बैठे हैं, यहां से एप्पल गिरता है, एप्पल ऐसे डायरेक्टेड डाउनवर्ड हो जाता है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड हो जाता है। मान लो ये सरफेस प्लेन है, अगर आप लोग पृथ्वी देखो बहुत बड़ी है, अगर आप छोटा सा उसका पार्ट लोगे, अगर छोटा सा उसका पार्ट लोगे तो वो आपको क्या दिखाई देगा? प्लेन दिखाई देगा। तो समझ लो पृथ्वी बहुत बड़ी गोला है, उसका अगर हम लोग छोटा सा पार्ट यहाँ पे जूम कर ले तो हम लोग को उतना क्या दिखाई दे रहा है? प्लेन दिखाई दे रहा है। और प्लेन दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है? पृथ्वी का थोड़ा सरफेस दिखाई देता है। तो न्यूटन जो है पेड़ के नीचे बैठे थे, अचानक एप्पल गिरता है, वो नीचे डायरेक्टेड डाउनवर्ड गिर जाता है। तो उनके मन में एक ख्याल आता है, why the apple fall vertically downward? Why the apple fall vertically downward? तो उन्होंने ये सोचा कि ये जो एप्पल है क्यों वर्टिकली डाउनवर्ड ही गिरा, क्यों फ्लाई ऑफ हॉरिजॉन्टली फ्लाई ऑफ क्यों नहीं गया, वर्टिकली अपवर्ड क्यों नहीं गया? ये सब उन्होंने सोच के कंक्लूजन निकाला। उस कंक्लूजन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो उन्होंने क्या बोला? why apple fall vertically downward। अब देखिए उन्होंने कंक्लूजन कैसे निकाला। उनके सबसे पहले मन में एक ख्याल आया, मान लीजिए उनका सबसे पहला कि एप्पल ऑन द ट्री डायरेक्टेड टू एप्पल ऑन द ट्री is attracted toward the center of the earth. Apple on the tree is attracted to the center of the earth. सबसे पहला बात ये हो गया। तो apple on the tree attracted, apple on tree attracted toward center of earth, COE लिख देते हैं हम लोग, center of earth। यानी वो सेंटर ऑफ द अर्थ में जा रहा है। तो अभी देखिए सेंटर ऑफ द अर्थ अगर आप लोग देख रहे हैं, और जब आप लोग ट्री से एप्पल, ट्री से और सेंटर के अर्थ के सेंटर से ट्री, एप्पल पे जो ट्री है और सेंटर ऑफ द अर्थ जो है वो क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो देखो डायरेक्शन, डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ एन एप्पल on the tree to the center of the circle, to the center of the earth, center of the earth is vertically downward, vertically downward, वर्टिकली डाउनवर्ड है आपका। तो वर्टिकली डाउनवर्ड, इससे उनका एक कंक्लूजन निकला कि जो है वर्टिकली डाउनवर्ड यानी कोई फोर्स है जो फोर्स सेंटर ऑफ द अर्थ में यानी अर्थ के सेंटर में है, जो एप्पल को अपनी तरफ खींच रही है। और हम लोग को सरफेस वहां प्लेन रहता है, यानी थोड़ा सा सरफेस हमें थोड़ा सा अगर सरफेस रह जाए तो हमें प्लेन दिखाई देता है, इसलिए हम लोग को ऐसा लगता है कि एप्पल वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है और वो कहीं और नहीं जा रहा है। इसकी वजह से उन्हें लगा कि हाँ एप्पल क्यों वर्टिकली डाउनवर्ड गिर गया। तो चलिए ठीक है, एप्पल का तो कंक्लूजन सॉल्व हो गया, लेकिन अभी एप्पल का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन इसके बाद इनके मन में ये आता है प्रॉब्लम, ये जो मून है, मून क्यों नहीं गिर जाता पृथ्वी पे? मून है, मून भी है, तो मून क्यों गोल गोल घूमता है, पृथ्वी पे क्यों नहीं गिर जाता है? इसके लिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। आप लोग इसे लिख लीजिए। तो अभी देखिए उनका दूसरा क्वेश्चन क्या था कि व्हाई एप्पल फॉल नॉट मून, नॉट मून फॉल,
यानी मून क्यों नहीं फॉल होता अर्थ पे। तो यानी सबसे पहली बात तो उन्होंने ये सोचा मून क्यों नहीं अर्थ पे गिरता। तो अभी देखिए एक एग्जांपल मैं आप लोग को दिखाता हूं। देखिए ये आपका एक पॉइंट है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट इस तरफ डायरेक्टेड हो रहा है, आप लोग सेंटर से खींच लो, यानी ये दोनों फोर्स परपेंडिकुलर है, ये दोनों फोर्स परपेंडिकुलर, तो कहीं नहीं जाएगा, बीच से डायरेक्शन अपना बना लेगा। तो मान लीजिए फिर से अभी वो इस डायरेक्शन में जाने लगा, अब फिर से उसे सेंटर से खींच लो परपेंडिकुलर, वो कहीं नहीं जाएगा, इधर से जाने लगेगा। फिर से मान लीजिए वो ऐसा जाने लगा, अब फिर से उसे सेंटर की तरफ खींच लो, तो फिर से वो क्या होगा, ऐसा जाने लगेगा। तो फिर से वो ऐसा जा रहा है सीधा, आप सेंटर की तरफ खींच लो, तो फिर से क्या होगा, इसके बीच में से जाने लगेगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पहुंचा, ऐसा जाने की कोशिश करा, आप सेंटर की तरफ खींच लो परपेंडिकुलर, तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाने लगेगा। फिर वो सीधा जाने की कोशिश करा, आप सेंटर की तरफ खींच लो, तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाने। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपका ऑब्जेक्ट कैसा घूम रहा है, इन अ सर्कुलर मोशन। यानी इन अ सर्कुलर मोशन, यानी ऑब्जेक्ट आपका कैसा घूम रहा है, एक सर्कल में घूम रहा है। एक ऐसे पॉसिबल हुआ, यानी कोई ऑब्जेक्ट है, यानी एक ऐसा फोर्स है, ऐसा फोर्स है, वो फोर्स यानी सीधा जा रहा है, उसे हम लोग परपेंडिकुलर एक फोर्स खींच लिए, तो क्या हुआ, बीच से डायरेक्शन वो ले लिया। तो वही सेम होता है सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, आप लोग जब देखते हैं इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे घूमता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। any object perform motion on the circumference of the circle, on the circumference of the circle is called circular motion। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के कई डेफिनेशन है, एनी ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग मोशन फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, या तो बहुत सारे ऐसे डेफिनेशन है, तो जो आप लोग देख सकते हो बाद में। तभी देखिए आप लोग के सर्कुलर मोशन का हो गया डेफिनेशन। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स अभी हम लोग पढ़े कि एक ऑब्जेक्ट डायरेक्टली जाने की कोशिश कर रहा था, तो एक सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, यानी उसे सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, जो सेंटर की तरफ फोर्स लगने की वजह से वो अपना डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है, बार-बार वो सेंटर की तरफ से फोर्स लग रहा है। तो देखिए एंड फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहा है, वो along the circular motion में घूम रहा है, यानी जो ऑब्जेक्ट को फोर्स लग रहा है, यानी वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, आपका सर्कुलर मोशन में घूमेगा। तो ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो जो फोर्स है, जो सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। A force act on an object, perform circular motion। A force act on an object performing circular motion, यानी जो ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म सर्कुलर मोशन डायरेक्टेड टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सिंपल में मैं बोल रहा हूं, इसका डेफिनेशन कुछ और है, टेक्स्ट बुक में आप लोग देख लीजिए। डायरेक्टेड टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल, यानी डायरेक्टेड टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल के सेंटर की तरफ जो फोर्स जा रहा है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को कहीं कहीं ऐसे डिनोट किया है, एफसीपी। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv² डिवाइडेड बाय r। सेंट्रीपिटल का फोर्स का फॉर्मूला mv² डिवाइड बाय, और इस सेंटर की तरफ फोर्स है, इस फोर्स को हम लोग सेंट्रल सीकिंग फोर्स भी बोलते हैं, सेंट्रल सीकिंग फोर्स।